यूजेस ऑफ डायमेंशन, जिसको हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस भी कहते हैं। इस टॉपिक को इस वीडियो में हम कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लगता है कि ये टॉपिक आपका हो चुका है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो वहां पे टोटल 10 एमसीक्यूज आएंगे। वो टेस्ट आपको देना है। अगर उस टेस्ट में आपका स्कोर 8 प्लस आता है तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। इस टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका स्कोर अगर बिलो 8 आता है तो इस टॉपिक को आपको समझना होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं, स्पेशली जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे किसी भी टॉपिक के, ओके, किसी भी चैप्टर्स के। तो ये यूज करके हम कुछ ऑप्शन सही है कि गलत है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। स्पेशली इस वीडियो में मैं सिर्फ दो एप्लीकेशंस कवर करने वाला हूं। फर्स्ट एप्लीकेशन इज होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन। सेकंड एप्लीकेशन है कन्वर्शन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, इट्स अ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहते हैं। क्या है सर ये, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी द सेम, मस्ट बी द सेम। तो हर एक टर्म के जो इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन में हर एक टर्म के डायमेंशंस सेम होना चाहिए। अगर डायमेंशन सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि वो इक्वेशन सही है। ओके, जब हम फिजिक्स स्टडी करेंगे तो बहुत सारे इक्वेशंस हमें स्टडी करना है आगे जाके। तो वो इक्वेशन सही है कि गलत है ये हम डायमेंशंस के बेसिस पे बता सकते हैं। कैसे सर, वो हम देखेंगे। अब मान के चलिए कि एक इक्वेशन यहां पे हम लेंगे। सो इक्वेशन इज लाइक दिस वन, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन मेकर हम यहाँ पे एक इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में टोटल कितने टर्म्स है, क्योंकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि हर एक टर्म का, ईच टर्म, ओके, ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी द सेम। उसके डायमेंशन सेम होना चाहिए हर टर्म का। सर सबसे पहले तो हमें टर्म क्या होता है वो समझना होगा, उसके बाद हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ ईच टर्म शुड बी सेम या मस्ट बी सेम। सो टर्म्स क्या होते हैं, तो यहां पे देखिए इस इक्वेशन में टोटल 3 टर्म्स है। ओके, सो कौन कौन से टर्म्स है? सो फर्स्ट टर्म इज दिस वन, सेकंड टर्म इज दिस वन, थर्ड टर्म इज दिस वन। अब जब भी आपको किसी भी इक्वेशन में कुछ ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर दिखते हैं, इक्वल हो गया, ओके, एडिशन हो गया या सब्ट्रैक्शन हो गया, ग्रेटर देन का सिंबल हो गया, लेस देन का सिंबल हो गया, अगर इस टाइप के आपको ऑपरेटर्स अगर दिखते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर उस इक्वेशन को सेपरेट करते हैं इन द टर्म्स। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, जैसे कि यहां पे आपको प्लस दिख रहा है और यहां पे आपको इक्वल दिख रहा है। ओके, तो इक्वल आने की वजह से एक ये टर्म हो गया, प्लस आने की वजह से ये दूसरा टर्म हो गया और ये तीसरा टर्म हो गया। ओके, सो यहाँ पे कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेटर है सर जो टर्म्स हमें डिसाइड करके देते हैं? द फर्स्ट वन इज द इक्वल, सेकंड वन इज आप प्लस या माइनस ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट है ग्रेटर देन या इक्वल, सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन। सो ये जो पैरामीटर्स है या सॉरी ये जो ऑपरेटर्स है
ये ऑपरेटर्स हमें टर्म्स डिसाइड करके देते हैं। तो इस इक्वेशन में टोटल 3 टर्म्स है। सो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब चलो सर हम इसमें से जो भी सिंबल्स दिए उनका मीनिंग समझ लेते हैं सबसे पहले। व्हाट इज s? s इज अ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज u? u इज अ इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज t? t is a time. A is a acceleration. Again, t is a time. Okay. So यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स है। तीनों टर्म्स के डायमेंशंस अगर इक्वल है, सेम है, तो ये इक्वेशन करेक्ट है। ओके तो हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या तीनों टर्म्स के डायमेंशंस सेम होंगे। ओके तो यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा सर? सो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस क्या होते हैं सर? इट्स अ m0 l1 t0। ओके जिसको हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, इट्स अ m0 है तो और t0 है तो उनको हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, सिर्फ L1 लिख देते हैं। सो दीज आर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस S, या डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। ओके सर, अब हम सेकंड टर्म कंसिडर करते हैं। सेकंड टर्म कौन सा है सर? हमारा ut। सो यहाँ पे सेकंड टर्म है हमारा ut, उसके डायमेंशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ut के डायमेंशंस क्या होंगे? यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटीज आ रही है। कौन कौन सा सर? एक है वेलोसिटी और दूसरा है टाइम। तो दोनों के डायमेंशंस यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सो वेलोसिटी क्या होता है सर? सो वेलोसिटी इज अ डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होंगे सर? सो m0 l1 t-1, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने वो फाइंड आउट किया था। ओके अब टाइम के डायमेंशंस क्या होंगे सर? सो टाइम के डायमेंशंस होते हैं m0 l0 t1। ओके टाइम एक बार आ रहा है तो टाइम का डायमेंशन ये हो गया। ओके अब यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। सो टोटल डायमेंशंस क्या होंगे सर? m0 यहाँ पे, m0 यहाँ पे, तो टोटल m0 होगा, l1 l0 l1 होगा। अब t-1 है, t1 है, तो t का डायमेंशन कितना आएगा? इट्स अ 0। ओके सो अगर हम m0 t0 को यहां से इग्नोर करते हैं तो इसका डायमेंशन कितना आएगा? सो l1 इतना हम लिख सकते हैं। सो u इंटू टी, इसके जो भी डायमेंशन है, यानी सेकंड टर्म के जो भी डायमेंशन है वो इतना आ गया है सर। ओके अब उसी तरह थर्ड टर्म जो भी है उसके डायमेंशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो थर्ड टर्म यहाँ पे हम लेंगे 1/2 a t स्क्वायर। अब सर यहाँ पे 1/2 ये जो आया है, सो 1/2 ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसके डायमेंशंस नहीं होते, वो कांस्टेंट है। ओके या नंबर है। सो न्यूमेरिकल के डायमेंशंस नहीं होते। उसी तरह हमने देखा था थीटा या साइन थीटा या कॉस थीटा या टैन थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसके भी डायमेंशंस कितने होते हैं? 0 होते हैं, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, नंबर्स आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। उसी तरह एक्सपोनेंशियल में कुछ है, ओके या लॉगरिथम में कुछ है, तो दिस ऑल टर्म्स जो भी है वो डायमेंशनलेस होते हैं। तो यहाँ पे 1/2 के डायमेंशंस नहीं होंगे सर। ओके एक्सेलरेशन के डायमेंशन कितने होते हैं सर? सो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? इट्स अ m0 l1 t-2, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ओके अब टी स्क्वायर के डायमेंशंस क्या होंगे? टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो 2 बार रिपीट हो रहा है, सो यहां पे हम लिख सकते हैं सो m0 l0 t-2। ओके अगर इनको कंबाइन कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे डायमेंशन कितने होंगे सर? m0 l1 t-2 यहाँ पे है, और यहाँ पे सॉरी +2 होना चाहिए। सो -2 +2 बिकम 0, सो t 0 हो जाएगा। सो इसके डायमेंशन आ गए l1, अगर हम m0 और t⁻0 को इग्नोर कर लेते हैं तो।
ओके, सो देखिए यहां पे फर्स्ट टर्म का डायमेंशन कितना है सर, फर्स्ट टर्म का, सो इट्स अ L1। ओके, सेकंड टर्म का डायमेंशन कितना है सर, इट्स अ L1। और थर्ड टर्म का डायमेंशन कितना है, L1। सो तीनों टर्म्स के डायमेंशंस यहां पे सेम आ चुके हैं। ओके, सो देयरफॉर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन कैसा है सर, डायमेंशनली करेक्ट है। हमें यहाँ पे क्या बताना था, हमें ये बताना था कि कोई भी अगर मैथमेटिकल इक्वेशन आता है, ओके, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन है, एक एग्जांपल मैं और यहाँ पे लूंगा, तो हर उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, हर टर्म का डायमेंशंस जो भी होते हैं वो सेम होते हैं। ओके, यही हमें यहाँ पे डिस्कस करना था। सो डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म्स आर सेम। अगर और एक एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, मान के चलिए कि एक पेंडुलम है जिसका ऑसिलेशन हो रहा है। अगर पेंडुलम का ऑसिलेशन हो रहा है तो उस पेंडुलम का जो भी टाइम पीरियड होता है सर, इट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G। सबसे पहले आपको ये बताना है कि इस इक्वेशन में कितने टर्म्स है। सिर्फ यहाँ पे एक ही मैथमेटिकल ऑपरेटर आया है जो टर्म डिसाइड करता है, इट्स अ इक्वल टू। ओके, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन, इनसे टर्म्स डिसाइड नहीं होता है। अरे ये टर्म डिफरेंट नहीं करते। ओके, सो ये पूरा एक टर्म है और ये एक टर्म है। सो यहाँ पे सिर्फ दो टर्म्स आ रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस वन इज द सेकंड टर्म पूरा। ओके सर, अब ये तो समझ में आ गया कि इस इक्वेशन में टोटल दो टर्म्स है। अब ये दोनों टर्म्स के डायमेंशन सेम है क्या, एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो हम चेक करते हैं। ओके सर, सो यहाँ पे दिस इज द टाइम पीरियड, तो ये टाइम एक पैरामीटर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इस इक्वेशन में 2 पाई ये एंगल है। ओके, और एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। दिस इज द लेंथ एंड दिस वन इज द एक्सेलरेशन। तो लेंथ के डायमेंशन होंगे, एक्सेलरेशन के डायमेंशन होंगे। तो इस इक्वेशन के अब हम डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ टी, वी नो दैट इट्स अ टाइम, देयरफॉर m का डायमेंशन कितना होगा सर, 0। l का डायमेंशन कितना होगा, 0। और t का डायमेंशन कितना होगा सर, 1 होगा। यानी हम यहाँ पे इन दोनों को अगर यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं T1 इसके डायमेंशन होंगे। ओके, इस फिजिकल क्वांटिटी के या इस टर्म के। अब इस टर्म का डायमेंशंस क्या होंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो डायमेंशंस ऑफ 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G, इसके डायमेंशंस क्या होना चाहिए, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि 2 पाई का डायमेंशन नहीं होता है, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ L अपॉन G इसके डायमेंशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके सर, तो इसके लिए हम इस इक्वेशन को L अपॉन या टू द पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो L का डायमेंशन कितना होगा सर, सो इट्स अ M0 L1 T0, इट्स अ लेंथ। ओके, टू द पावर 1/2 लेंगे, ये स्क्वायर रूट है इसलिए 1/2 पावर ले लिया। ओके, अब G का कितना आएगा सर, इट्स अ 1 अपॉन G है, इसलिए माइनस लेना है हमें। तो यहाँ पे टू द पावर -1/2 लेंगे हम, -1/2 लेंगे क्योंकि वो 1 अपॉन G है। अब G के डायमेंशंस क्या होता है, व्हाट इज G, इट्स अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो यहाँ पे M0 L1 T-2 होगा सर, T-2 होगा। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू M कितना आएगा, 0, L, ओके, L की वैल्यू कितना आ रहा है, सो L इज 1, T टू द पावर 0 टू द पावर 1/2 हो गया। सो यहाँ पे M0, ओके, सो L1 T टू द पावर -2 हो गया टू द पावर 1/2। ओके, सो ये 1/2 को अगर यहाँ पे माइनस है तो इसको अगर हम हटा देते हैं माइनस को, तो ये माइनस आएगा, यहाँ पे ये माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू नाउ,
तो m0 यहाँ पे m0 यहाँ पे दोनों की पावर सेम है, तो यहाँ पे मैं 1/2 लिख देता हूँ पहले ही, क्योंकि ये माइनस को हमने अब प्लस कर लिया यहाँ पे माइनस इंट्रोड्यूस करके। तो m0 इधर है, m0 इधर है, तो यहाँ पे आएगा m0, L1 इधर है, माइनस L1 इधर है, तो यहाँ पे नेट कितना आएगा L0, T0 इधर है और T+2 इधर है, तो T2 इतना आएगा। ओके, अब यहाँ पे T स्क्वायर है और 1/2 है, तो इट कैन बी रिटन एज m0 L0 T टू द पावर 1। ओके, सो स्क्वायर था, स्क्वायर रूट अगर हम यहाँ पे अंदर ले लेते तो ये इतना आ जाएगा। सो यहाँ पे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं m0 L0 को रिमूव करके, सो T1। सो देखिए सर, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का डायमेंशंस कितने आए हैं, इट्स अ T1, और सेकंड टर्म के पूरे सेकंड टर्म के डायमेंशंस कितने आए हैं, इट्स अ T1। सो T1, सो डायमेंशनली ये इक्वेशन कैसा है, करेक्ट है। अब यहाँ पे आपने एक नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी इक्वेशन में किसी भी टर्म में अगर कोई कांस्टेंट आता है, कोई न्यूमेरिक आता है, ओके, तो यहाँ पे जैसे कि 2 पाई आ गया, इसके पहले के इक्वेशन में 1/2 आया था, तो वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इसी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई इक्वेशन है, अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो मैथमेटिकली करेक्ट होगा, ये 100% सही नहीं है, क्योंकि इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते थे, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L अपॉन G। अब ये इक्वेशन जो भी है ये डायमेंशनली करेक्ट होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा क्योंकि इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन सेम आएंगे। क्या मैथमेटिकली ये इक्वेशन या फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ये इक्वेशन सही रहेगा? नहीं, ये इक्वेशन सही नहीं रहेगा। दिस इज अ करेक्ट इक्वेशन। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट होगा, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू जो भी इक्वेशन सही है तो वो डायमेंशनल करेक्ट होना ही चाहिए, डायमेंशनल करेक्ट होगा। ओके, सो यहाँ पे ये था डिस्कशन अबाउट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इनका सिर्फ एक ही मतलब है सर कि हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, कन्वर्शन ऑफ यूनिट। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको आपको ध्यान से सुनना है। ओके, कन्वर्शन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि वहां पे 4 टाइप के जनरली सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज द CGS, ओके, दूसरा है MKS, एक है FPS और जो फोर्थ है SI सिस्टम। ओके, तो उसमें से हम 2 सिस्टम कंसिडर करते हैं, वन इज अ CGS और दूसरा है SI सिस्टम। ओके, अब मान के चलिए कि हमें कोई किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू पता है इन CGS यूनिट और उसको कन्वर्ट करना है हमें SI में। तो इसी के लिए टू कन्वर्शन ऑफ to conversion of value of any physical quantity, to conversion of value of any physical quantity from one system of units to another system of units, इसके लिए हम डायमेंशंस का यूज करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के बेसिस पे आपको समझाना चाहता हूँ। मान के चलिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी A से लेके B तक का हमें लेंथ मेजर करना है। ओके, हमें लेंथ मेजर करना है। अब जब हम लेंथ मेजर करते हैं, लेंथ इज अ वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अगर मुझे लेंथ मेजर करना है तो मैं 2 स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा। अब फर्स्ट स्टूडेंट आ रहा है, मान के चलिए कि उसने यहां से लेके यहां तक का मेजरमेंट किया और वो जो मेजरमेंट ने उसने रिकॉर्ड किया, उसका जो भी ऑब्जर्वेशन था उस फर्स्ट स्टूडेंट का, इट्स अ 1 मीटर। ओके, सो 1 मीटर इतना डिस्टेंस उसने नोट किया है और ये कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट में किया है सर? SI सिस्टम ऑफ यूनिट में किया है। वही अब दूसरा स्टूडेंट आ गया, उसी को वही टास्क दिया गया कि A से लेके B तक का लेंथ मेजर करना है और उस स्टूडेंट ने CGS सिस्टम में
उसका लेंथ मेजर किया और उसके हिसाब से उसका जो भी वैल्यू आया है इट्स 100 सेंटीमीटर। और ये कौन से सिस्टम में है सर? इट्स सी जी एस। ओके, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट है, इसका मेजरमेंट इसने किया है। ओके, तो फर्स्ट स्टूडेंट ने ऐसे सिस्टम में किया है 1 मीटर और उसी लेंथ का मेजरमेंट सेकंड स्टूडेंट ने किया है 100 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों सही है? द आंसर इज दैट यस, ये दोनों सही है। लेकिन जब हम मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे, यानी ऐसे सिस्टम में से सीजीएस सिस्टम में जाएंगे उसी फिजिकल क्वांटिटी को, तो जब कन्वर्शन करेंगे तो यहाँ पे इस यूनिट के डायमेंशन सेम रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं। यूनिट के डायमेंशंस सेम रहेंगे, डायमेंशंस सेम रहेंगे, लेकिन यूनिट डिफरेंट रहेंगे। ओके, सो यूनिट के डायमेंशंस सेम रहेंगे। यहाँ पे एग्जांपल के बेसिस पे मैं समझाऊंगा। डायमेंशन सेम रहेंगे लेकिन यूनिट चेंज होगा। अगर यूनिट चेंज होता है तो उसके एसोसिएट जो भी नंबर है, दिस नंबर आल्सो गेट चेंजेस। तो यहाँ पे इसको हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ऐसे सिस्टम में उसने जब मेजर किया था तो N1 U1 इतना मेजरमेंट हुआ है। सो U1 इज अ यूनिट इन ऐसे सिस्टम एंड दिस इज अ दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वन। ओके, उसका जो भी मैग्नीट्यूड था वो नंबर हमें मिला है। जैसे कि N1 की वैल्यू 1 हो गया और U1 की वैल्यू मीटर हो गया। तो सेकंड स्टूडेंट के लिए वही मेजरमेंट N2 U2 हुआ है। सो N2 इज अ नंबर 100 एंड U2 इज अ सेंटीमीटर। लेकिन ये यूनिट कौन से सिस्टम में है सर? सीजीएस में। और U1 यूनिट कौन से सिस्टम में? ऐसा है। तो यहाँ पे हम इक्वेट कर सकते हैं कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ओके, तो इस इक्वेशन के बेसिस पे अब यहाँ पे हम एक इक्वेशन लिखेंगे। तो इतना याद रखना है आपको कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, यानी लेंथ वहां पे उतना ही मेजर हो रहा है दोनों केस में, लेकिन वैल्यूज डिफरेंट आ रही है। क्यों वैल्यूज क्यों डिफरेंट आ रही है सर? वैल्यू इसलिए डिफरेंट आ रही क्योंकि दोनों स्टूडेंट ने अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज किया है, इसलिए वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। फर्स्ट स्टूडेंट का वैल्यू कितना आया? 1। सेकंड स्टूडेंट के लिए वैल्यू कितना आया? 100। तो यहाँ पे 1 इसलिए आया क्योंकि उसने ऐसा सिस्टम में मेजर किया है और उसी फिजिकल क्वांटिटी का, उसी लेंथ का जब सेकंड स्टूडेंट ने मेजरमेंट किया है उस वक्त वो 100 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ओके, अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये हम यूज कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा एक्सपांड करता हूं। ये यूनिट है, ओके, विथ दोनों के डायमेंशन सेम है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं N1, इसके डायमेंशंस में लिख लेता हूं। सो M1 A, सॉरी, डायमेंशंस हम जनरली किस में रिप्रेजेंट करते हैं? MLT। सो L और T, तो फर्स्ट इसके तो 1 1 लिख रहा हूं। सो ABC ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। सो डायमेंशन है, ये जनरल इक्वेशन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, ये हमें याद रखना है। दिस इज इक्वल्स टू N2 M2 L2 T2 ABC। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैं जो स्टेटमेंट यहां पे करने जा रहा हूं। ओके, ये दोनों इक्वल है, लेकिन इसमें आप एक चीज देखेंगे तो N1 और N2 ये डिफरेंट हो सकते हैं। ये डिपेंड किसके ऊपर रहेगा कि M1 L1 T1 की वैल्यूज कितना है, वो कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स में है। ओके, क्या वो M1 L1 T1 दीज आर द डायमेंशंस, ओके, ऑफ इन पर्टिकुलर सिस्टम एसआई में लेते हो, और M2 L2 T2 अगर आप सीजीएस में लेते हो तो फिर भी डायमेंशन सेम होंगे। सो मास का डायमेंशन कितना है? A, लेंथ का डायमेंशन कितना है? B, और टाइम का डायमेंशन कितना है? C। ओके, सो इसके बेसिस पे एक फॉर्मूला लिखते हैं। जब हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो N2 इज इक्वल्स टू N1। सो N2 चाहिए मुझे, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूं। तो N1 लिख दिया, M1 अपॉन M2, दोनों के डायमेंशन सेम है, तो यहां पे कितना आएगा सर? A L1 अपॉन L2, डायमेंशन कितना होगा सर? B
T1 अपॉन T2, डायमेंशन कितना होगा सर? C। ओके, सो इस फॉर्मूले को अब हमें यूज करना है, इस फॉर्मूले को अभी हमें यूज करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, सो मैं रिपीट करता हूं, m1 इज अ यूनिट ऑफ मास इन, जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट लेंगे उसमें का, L2 is a unit of that length in that system of unit. So L2 is a unit of length in another system of unit, another system of unit. So M1 L1 T1, M1 L1 T1, ये अगर आप लेते हैं यूनिट्स इन ऐसा सिस्टम, तो M2 L2 T2 ये यूनिट्स होंगे इन CGS सिस्टम में। तो एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। सो मान के चलिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है, तो फोर्स दिया है ऑलरेडी 1 न्यूटन। ओके, 1 न्यूटन इतना फोर्स दिया है, ये कौन सी सिस्टम में दिया है सर? ऐसा सिस्टम में दिया है। अब मुझे 1 न्यूटन इज इक्वल टू, अगर ये फोर्स की वैल्यू मुझे लिखना है इन केस ऑफ सीजीएस सिस्टम, सो सीजीएस में फोर्स का यूनिट क्या होता है सर? इट्स अ डाइन। ओके, तो कितना डाइन होगा, कितना डाइन होगा, तो ये हम फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे। तो उससे पहले फोर्स के डायमेंशन हमें पता होना चाहिए, फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है सर? इट्स अ m1l1t-2। ओके, m1l1t-2 ये डायमेंशंस होंगे। ये डायमेंशंस जो भी है वो एसआई यूनिट में भी होंगे और सीजीएस में भी यही डायमेंशंस होंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होने से, सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज होने से आपका डायमेंशंस चेंज नहीं होंगे। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे m1l1t-2 है, तो a की वैल्यू कितना होगा दोनों केस में? 1, b की वैल्यू कितना होगा? 1, और c की वैल्यू कितना होगा? -2। ओके, तो यहाँ पे 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, तो मान के चलिए कि दिस इज n2, सो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ओके, सो यहाँ पे n2 इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला हमने लिया था वो यहाँ पे लिखेंगे, n2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 टू द पावर a था, और a कितना आएगा यहाँ पे? 1। उसके बाद L1 अपॉन L2 टू द पावर कितना था? b, तो यहाँ पे कितना होगा सर? 1, क्योंकि इसके डायमेंशंस पता होना चाहिए। लास्ट T1 अपॉन T2, इसके डायमेंशन कितना था? -2। ओके, सो अब N1 की वैल्यू कितना है सर? हमें पता है N1 की वैल्यू कितना है? इट्स अ 1। ओके, 1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे M1 क्या है? M1 इज M1 L1 T1, दीज आर द यूनिट्स इन ऐसा सिस्टम, ऐसा सिस्टम में। तो ऐसे सिस्टम में हम मास को कैसे लिखते हैं? इट्स इन अ केजी। ओके, और M2 L2 T2 ये क्या है? ये सीजीएस यूनिट में, सीजीएस में उसकी यूनिट्स है। तो मास को हम सीजीएस में कैसे लिखते हैं? इट्स अ ग्राम। ओके, तो m1 की वैल्यू लिख दिया, m2 की वैल्यू लिख दिया, टू द पावर कितना आएगा सर? 1। उसी तरह लेंथ, ऐसे सिस्टम में हम कितना मेजर करते हैं? मीटर, और यहाँ पे इट्स अ सेंटीमीटर, इसका डायमेंशन कितना है? 1 है। उसी तरह सीजीएस में और एसआई में हम टाइम को कैसे लिखते हैं सर? सेकंड अपॉन सेकंड, और इसका डायमेंशन कितने हैं? -2। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, हमें n2 फाइंड आउट करना है सर, 1 इंटू, ओके, सो केजी को एज इट इज रखता हूं, अपॉन ग्राम को अगर हम केजी में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे कितना लिखना होता है सर? -3, तो -3 केजी। ओके, टू द पावर 1। इसी तरह यहाँ पे मीटर अपॉन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻² होता है मीटर, टू द पावर 1। तो यहाँ पे एज इट इज रखेंगे इसको, सेकंड अपॉन सेकंड, टू द पावर -2। ओके, सो अब बारी है कैंसिल आउट करने की, तो केजी केजी गेट कैंसल, मीटर मीटर गेट कैंसल, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग है? तो वो हम देखेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये 1 अपॉन 10⁻³ है, 10⁻³ आता है तो +3 होगा, और उसका पावर कितना है? 1 है, तो ये 10⁻³
3 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ -2 डिनोमिनेटर में अगर ये ऊपर आता है तो 10⁻² होगा, उसका पावर कितना है 1 है, तो यहाँ पे 10⁻² बचेगा मल्टीप्लाइड बाय सेकंड सेकंड गेट कैंसल, यहाँ पे 1 है, 1⁻² की वैल्यू कितना होता है सर 1 होता है। सो दिस इज इक्वल्स टू n2 की जो भी वैल्यू आ रहा है इट इज इक्वल्स टू 10⁻5 इतना आया है। ओके सो यहां पे हमें n2 का वैल्यू मिल गया, सो विच इज इक्वल्स टू 10⁻5 डाइन यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। सो इस तरीके से हमने एक सिस्टम ऑफ यूनिट से यानी स्पेशली एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट से सीजीएस में कन्वर्ट किया। 1 न्यूटन की वैल्यू कितना होता है सर 10⁻5 डाइन होता है। इसी तरह और एक एग्जांपल यहां पे हम कंसिडर करते हैं। तो एक कांस्टेंट आपको पता होगा कैपिटल जी, इट इज कॉल्ड एज एन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके तो इसकी वैल्यू कितना होता है सर, इसकी वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू होता है इसका। ओके तो अब इसकी वैल्यू एसआई सिस्टम में दिया है, अब हमें वो सीजीएस में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है सर सीजीएस में। तो सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमें पता होना चाहिए। ओके किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में डायमेंशन सेम होते हैं। ओके सो जी के डायमेंशंस क्या हो सकते हैं, तो यहां पे हम देख लेंगे डायमेंशंस क्या हो सकते हैं उसके। ओके तो डायमेंशन ऑफ न्यूटन कितना आता है सर, डायमेंशन ऑफ न्यूटन इट्स m1 l1 t -2, ये हो गए न्यूटन के डायमेंशन। मीटर स्क्वायर है तो यहां पे सिंपली l स्क्वायर आएगा अपॉन केजी स्क्वायर है तो यहाँ पे m स्क्वायर आएगा, मास है वहां पे। ओके तो जब हम डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे तो डायमेंशंस कितने होने चाहिए, यहाँ पे देखिए m1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में m2 है, ये 2 ऊपर जाता है तो माइनस हो जाएगा तो m -1 होगा। L1 है, यहाँ पे L2 है तो L की वैल्यू डायमेंशन कितने होंगे 3, सो टाइम के डायमेंशन कितने होंगे सर एज इट इज -2 रहेगा। ओके सो ये जो भी है दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कैपिटल जी, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ये डायमेंशंस हो गए। ओके एक बार हमें डायमेंशंस पता चल गए तो यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला है उसमें a की वैल्यू कितना होगा सर -1, b की वैल्यू कितना होगा सर 3 और c की वैल्यू कितना होगा सर -2 होगा। ओके अब g की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 into 10⁻11 ये एसआई सिस्टम में दिया है। अब हमें वो सीजीएस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है सर सीजीएस में। तो जनरल फॉर्मूला क्या है सर हमारा, तो जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है, सो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ओके सो u1 पूरा सीजीएस सिस्टम में यूनिट्स है और u2 सॉरी u1 एसआई सिस्टम में और u2 सीजीएस में है। तो ये नंबर ये है, ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला सर, n2 इज इक्वल टू n1 ब्रैकेट में m1 अपॉन m2 टू द पावर a, l1 अपॉन l2 टू द पावर b, t1 अपॉन t2 टू द पावर c। ओके सो दिस इज इक्वल्स टू n1 की वैल्यू कितना है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 6.67 इंटू 10⁻11। ओके अब मास एसआई सिस्टम में हम क्या यूनिट लेते हैं उसका केजी, और सीजीएस में क्या लेते हैं सर उसका इट्स अ ग्राम टू द पावर a की वैल्यू कितना है -1। उसी तरह लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं एसआई सिस्टम में मीटर से और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर से, टू द पावर b कितना है सर 3। ओके अब टाइम को हम दोनों इसमें सेकंड से ही रिप्रेजेंट करते हैं और c की वैल्यू कितना है -2। ओके दिस इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11। ओके जैसे कि हमें इसके पहले भी किया था, तो यहाँ पे 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच केजी 10⁻3, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ 10⁻3 केजी। ओके केजी केजी गेट कैंसल, तो -1 होगा यहाँ पे।
ये कितना आएगा 1/10⁻⁻² होगा, ओके, टू द पावर 3, और ये कितना आएगा 1 आएगा टू द पावर -2. So this is equals to 6.67 into 10⁻11. So अब जैसे ये डिनोमिनेटर से ऊपर आएगा 10⁻3 होगा, मल्टीप्लाइड बाय -1 है, तो यहाँ पे 10⁻³ होगा, इनटू यहाँ पे ये प्लस जो भी है, सॉरी -2 जो भी है, ये ऊपर अगर आता है तो 10⁻² होगा, और पावर कितना है 3 है, तो यहाँ पे बनेगा 10⁻6, ओके, इनटू 1. सो दिस इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए सर 6.67 इंटू 10⁻11-3, इट्स अ -14 प्लस 6 8 -8. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n2. ओके, अब हमें n2 की वैल्यू मिल चुका है, n2 की वैल्यू मिल चुका है, तो अब हम वो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, g को रिप्रेजेंट करेंगे इन सीजीएस सिस्टम. तो सीजीएस सिस्टम में g कैसे होगा, सो g इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻8, 10⁻8. ओके, अब इसकी यूनिट क्या होंगी सर, इट्स अ डाइन, डाइन, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर, ओके, ये यूनिट उसके होंगे. सो दिस इज द वैल्यू. तो इस तरीके से एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट आप कन्वर्ट कर सकते हो. उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू आपको यहां से इस तरीके से निकल के आएगा. सो आपको यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसके डायमेंशंस पहले पता होना चाहिए, और डायमेंशंस एक बार पता चल चुके, ए बी सी की वैल्यू पता चल चुका है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम इजीली कन्वर्शन वैल्यू निकाल सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी नेक्स्ट एप्लीकेशन है, ओके, तो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे. उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.